जय हिंद साथियों। 1 और 2 जनवरी 2024 के डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस आपके सामने है। क्वेश्चन है आपका, इन विच स्टेट डिड उल्फा फैक्शन लेड बाय अरबिंदा राजखोवा साइन मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट। तो किस स्टेट में उल्फा फैक्शन ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, आपको ये बताना है उल्फा किस स्टेट का फैक्शन है या किस स्टेट में उल्फा ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट। और उल्फा फैक्शन को लीड कौन कर रहा है, तो उल्फा फैक्शन को लीड कर रहे हैं अरबिंदा राजखोवा। ठीक है, तो अभी ये हाल ही में साइन हुआ था, आज या कल में, तभी ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये पीस और सेटलमेंट प्रोसेस से रिलेटेड न्यूज़ है, इसलिए हम लोग इसको कवर कर लेंगे। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है मणिपुर, सेकेंड ऑप्शन है नागालैंड, थर्ड ऑप्शन है असम और लास्ट ऑप्शन है मेघालय। ठीक है, इन चारों में से उल्फा फैक्शन ने कहाँ पे साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, असम। ठीक है, तो 29 दिसंबर को एक फैक्शन है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, जिनको लीड करते हैं अरबिंदा राजखोवा, उन्होंने साइन किया है पीस पैक्ट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड असम। तो ये असम के क्या है, ये असम के रिबल फैक्शंस हैं जिन्होंने पीस एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया के साथ और असम के साथ। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ठीक है, लास्ट में ए है जो स्टैंड करता है असम के लिए, ना कि अरुणाचल प्रदेश के लिए। ठीक है, इसके बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो आप ये पढ़ सकते हैं, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट इतना ही है कि उल्फा जो है वो असम में, असम का रिबेल फैक्शन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच स्टेट हैज रैंक्ड फर्स्ट for third consecutive year in recording highest entries on interoperable criminal justice system platform। तो interoperable criminal justice system platform में कौन सा राज्य नंबर 1 पे है हाईएस्ट एंट्रीज करने में। ठीक है, हाईएस्ट एंट्रीज करने का क्या मतलब है, यहाँ पे ये एक प्लेटफॉर्म है जिसपे जो है क्रिमिनल्स की जो डेटा है, उनके डेटा जो है फीड किए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा डेटा, सबसे ज़्यादा क्रिमिनल्स की एंट्रीज करने वाला राज्य कौन सा बना है, तीसरी बार आपको ये बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है बिहार, थर्ड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और लास्ट ऑप्शन है राजस्थान। ठीक है, तो आपको बताना है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में किस स्टेट ने हाईएस्ट एंट्रीज की है रिगार्डिंग क्रिमिनल डेटा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश सही आंसर है। तो उत्तर प्रदेश हैज़ रैंक फर्स्ट फॉर द थर्ड कंजिक्यूटिव ईयर इन रिकॉर्डिंग हाईएस्ट एंट्रीज ऑन इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म। ठीक है, याद रखिएगा यूपी सबसे आगे है हाईएस्ट एंट्रीज में, किसमें, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म में क्रिमिनल रिलेटेड डेटा की एंट्रीज के लिए। कितनी है एंट्रीज, तो ये देख लीजिएगा, इतनी तो मैथ्स हमको आती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे है मध्य प्रदेश और थर्ड नंबर पे है बिहार। ठीक है, कोशिश करिए अब 3 स्थान तक जानने की कोशिश करिए। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में ऐसा पूछा जा रहा है कि कौन सी वो टॉप 3 स्टेट्स हैं या कौन सी टॉप 5 स्टेट्स हैं, तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना है। सिर्फ पहली वाली चीज़, पहले स्थान का याद करके आपको खुश नहीं होना है, आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी है और 3 स्थान, 4 स्थान, 5th प्लेस तक आपको ये कवर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपके लिए टेबल बना दी है पूरी। तो यूपी सबसे टॉप पे है, ठीक है, फिर मध्य प्रदेश है और फिर बिहार है। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर बिहार। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। ठीक है, अब इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक इनिशिएट किया गया था सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी द्वारा। ठीक है, उन्होंने बोला था कि कोई एक ऐसा जस्टिस प्लेटफॉर्म सेटअप कीजिए जिसमें जो है क्रिमिनल डेटा की एंट्रीज हो सकें। ठीक है, और जो ऑल इंडिया ऑपरेशनल हो सकें। ठीक है, ऑल इंडिया में एक्सेसिबल हो सकें किसी भी स्टेट में। ठीक है, मान लीजिए केरला का कोई क्रिमिनल डेटा है, वो बिहार भी एक्सेस कर सकता है, अब यूपी एक्सेस कर सकता है, तो पूरा इंडिया के सारे स्टेट्स वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और इसको इम्प्लीमेंट कौन किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। कौन से ईयर में, 2013 में। ठीक है, 2013 में। ठीक है, ये क्या करता है, दिस एनेबल सीमलेस ट्रांसफर ऑफ डेटा अमंग डिफरेंट पिलर्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इंक्लूडिंग कोर्ट्स, पुलिस, जेल, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज थ्रू सिंगल विंडो सिस्टम। ठीक है, एक सिंगल विंडो सिस्टम है जहाँ पे कोई कोर्ट का फैसला हो, कोई पुलिस का फैसला हो, या कोई फॉरेंसिक साइंस की कोई जांच हो, कोई फॉरेंसिक लेबोरेटरीज में कुछ ऐसी एग्जामिनेशन हो जो कि ज़रूरी हो, तो इसमें सब फीड कर दी जाती है ताकि ऑल इंडिया एक्सेसिबिलिटी बनी रहे। ठीक है, मतलब सारे स्टेट्स के जो पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं या जुडिशियल डिपार्टमेंट्स हैं,
वो इन जो प्लेटफॉर्म्स पे जो डेटा है उनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। ठीक है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कब आया है? तो 2013 में आया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ लीगल अफेयर्स नहीं है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। हालांकि इनिशिएट किया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, पर इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ लीगल अफेयर्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विद विच कंट्री डिड इंडिया साइन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी अग्रीमेंट? ठीक है, आपको बताना है इंडिया ने किस कंट्री के साथ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी अग्रीमेंट साइन किया है। आपके ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है फ्रांस, सेकंड ऑप्शन है इटली, थर्ड ऑप्शन है जर्मनी और लास्ट ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम। तो साथियों माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट किसके साथ साइन किया गया है? तो इटली के साथ ये साइन किया गया है। ठीक है, तो जो माइग्रेशन होगा, अब इंडिया ने बोला है कि कुछ जो है यहाँ से लेबर्स भेजे जाएंगे, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स भेजे जाएंगे, उसी के अंतर्गत ये होगा। किसके अंतर्गत? तो माइग्रेशन एंड मोबिलिटी के अंतर्गत होगा। ठीक है, तो जो भी मोबिलिटी होगी किसके किसके बीच? स्टूडेंट्स, स्किल्ड वर्कर्स, बिजनेस प्रोफेशनल्स, यंग प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो ये जो माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन हुआ है वो इंडिया और इटली के बीच साइन हुआ है। याद रखिएगा किसके किसके बीच साइन हुआ है? इंडिया और इटली के बीच। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी करंट इन्फॉर्मेशन। अब इटली के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि हमारी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो जाए। चलिए इटली के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं। तो इटली ये बूट शेप्ड कंट्री है, बूट शेप्ड कंट्री। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी में है, ये देखिए मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी है। तो ये देखिए इटली, फ्रांस दिख रहा है, स्विट्ज़रलैंड दिख रहा है आपको, ऑस्ट्रिया दिख रहा है। ठीक है, स्लोवेनिया भी दिख रहा है। ठीक है, स्लोवेनिया भी दिख रहा है और स्विट्जरलैंड भी दिख रहा है ये। ठीक है, तो फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया। ठीक है, ये लैंड बॉर्डर्स हैं। ठीक है, ये लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। और जो मारीटाइम बॉर्डर्स शेयर करने वाले कौन कौन से हैं? तो मारीटाइम बॉर्डर्स शेयर करने वाले देखिए ये अल्बानिया है। ठीक है, फिर अल्जीरिया है, यहाँ पे ये अल्जीरिया है, क्रोशिया है। ठीक है, क्रोशिया है, ग्रीस है। ठीक है, ग्रीस ये देखिए ग्रीस है। ठीक है, लीबिया है, माल्टा है, मॉन्टीनेग्रो है। ठीक है, स्पेन है। ठीक है, और ट्यूनीशिया है। ठीक है, ये ट्यूनीशिया है, इधर कहीं स्पेन है। ठीक है, इधर कहीं स्पेन है। ठीक है, और कैपिटल कौन सी है इटली की? तो रोम कैपिटल है, आपको याद रखनी है। ठीक है, याद ही होगी वैसे तो, नहीं याद है तो याद रखिएगा, रोम कैपिटल है इटली की। ठीक है, करेंसी कौन सी है? यूरो है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट है इसलिए करेंसी यूरो है। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे कौन सा है? तो माउंट ब्लैंक, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कई कई बार एग्जाम में मर्ज द फॉलोइंग में पूछा जाता है कि माउंट ब्लैंक मतलब आपको एक तरफ कंट्रीज दे दी जाएंगी और एक तरफ दे दिया जाएगा नेशंस। ठीक है, तो आपको याद रखना है माउंट ब्लैंक कहाँ पे है? तो माउंट ब्लैंक है इटली में। ठीक है, माउंट ब्लैंक कहाँ है? इटली में है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, माउंट ब्लैंक इटली में है। ठीक है, इनके मेन आइलैंड्स कौन कौन से हैं? तो सिसिली और सार्डिनिया जो आइलैंड है वो इटली के जुरिसडिक्शन में आते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे यहाँ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है, वैसे इनके मेन आइलैंड्स हैं सिसिली और सार्डिनिया। ठीक है, माउंटेन्स कौन कौन से हैं इनके यहाँ? एल्प्स और एपिनाइंस। ठीक है, एल्प्स और एपिनाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है एपिनाइंस की। ठीक है, क्योंकि एल्प्स थोड़ा सा क्या है कि इंटर कंट्री माउंटेन्स है, थोड़ा सा स्विट्जरलैंड में भी हैं। ठीक है, तो लेकिन एपिनाइंस जो है वो मोस्टली जो है इटली में ही है, इसलिए जो एपिनाइंस है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा एपिनाइंस जो हैं वो इटली में हैं। ठीक है, इसी एपिनाइंस में क्या है? इसी एपिनाइंस में माउंट ब्लैंक है। ठीक है, माउंट ब्लैंक है। ठीक है, रिवर्स कौन कौन सी बहती हैं यहाँ पे? तो रिवर्स बहती हैं, पो सबसे लंबी नदी है वहाँ की इटली की। ठीक है, पो नदी सबसे लंबी है इटली की, फिर एडिगे है, अर्नो है, फिर टिबर है। ठीक है, वॉल्केनोस कौन कौन से हैं? तो माउंट वेसुवियस और माउंट एटना। ठीक है, माउंट एटना कहाँ पे है? माउंट सिसिली में है, सिसिली आइलैंड है ना इनका, और माउंट वेसुवियस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइलैंड्स तो हम लोग ने देख ही लिया, सिसिली और सार्डिनिया। ठीक है, तो एक बार फिर से आप इनके लैंड बॉर्डर्स देख लीजिएगा और मारीटाइम बॉर्डर्स देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, व्हाट इज द विकसित भारत संकल्प यात्रा फोकस ऑन? तो विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो फोकस है वो क्या है, आपको ये बताना है। ठीक है, विकसित भारत संकल्प यात्रा का फोकस क्या है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, सेकेंड ऑप्शन है रेजिंग अवेयरनेस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, थर्ड ऑप्शन है अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स
और लास्ट ऑप्शन है आपके सामने हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो इन चारों में से विकसित भारत संकल्प यात्रा किस चीज़ पर फोकस है आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रेजिंग अवेयरनेस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है, तो विकसित भारत संकल्प यात्रा क्या करेगी, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है उनके बारे में अवेयरनेस रेज करेगी, उनके बारे में लोगों को बताएगी कि कितनी अच्छी स्कीम्स है, कितना बेनिफिट हो रहा है लोगों को, आप भी इसमें ज्वाइन होइए, या ये भी बताएंगे कि कौन कौन इसमें लाभार्थी है। ये सारी बातें होंगी विकसित भारत संकल्प यात्रा में। ठीक है, तो विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी क्या हुआ है, विकसित भारत संकल्प यात्रा में ये देखा गया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जो बेनिफिशियरी हैं, जो लाभार्थी हैं, वो 20% तक डिक्लाइन कर गए हैं। ठीक है, फ्रॉम अ पीक ऑफ 10 करोड़ इन अप्रैल जुलाई 2022 टू 8.2 करोड़ 8.12 करोड़। ठीक है, तो अभी हाल ही में ये पता चला है कि जो 10 करोड़ लाभार्थी थे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के, वो घट के अब 8 करोड़ ही रह गए हैं। ठीक है, तो इसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा ने और क्या किया, इस पे फोकस किया कि और फार्मर्स को इंक्लूड किया जाए, जो भी कम हुए हैं उनको लिस्ट में, लाभार्थियों की लिस्ट में लाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा किससे रिलेटेड है, तो ये गवर्नमेंट स्कीम्स की अवेयरनेस रेजिंग से रिलेटेड है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ने ये देखा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में बात हुई है, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में हम लोग अगले स्लाइड में बात कर लेते हैं, ताकि करेंट भी कवर हो जाए। ठीक है, करंट भी कवर हो जाए और स्टैटिक जो स्कीम से रिलेटेड स्टैटिक पार्ट है वो भी हमारा कवर हो जाए, ताकि एग्जाम में कहीं से भी कुछ पूछे तो एटलीस्ट हमें अपनी तरफ से पूरा जो है 100% देना है, इसी को 100% कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ बातें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में है, जिसको पीएम किसान के नाम से जानते हैं। ठीक है, पीएम किसान के नाम से जानते हैं। लॉन्च डेट इसकी क्या है, दिसंबर 2018, पर इम्प्लीमेंट हुई थी ये 2019 में। ठीक है, 2019 में ये आई थी। ठीक है, 2019 में। ठीक है, 19 में आई थी। ठीक है, 19 में आई थी। ठीक है, तो याद करने का इसका हमने एक तरीका बनाया, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी अपना सकते हैं, कि किसान लोग बहुत मेहनत करते हैं ना, मतलब खेती करते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चरल फील्ड में काम करते करते इनकी नी दर्द होने लगती है। ठीक है, इनकी नी दर्द होने लगती है। ठीक है, इनकी नी दर्द होने लगती है, तो नी से याद रखिएगा 19। ठीक है, 19 से मतलब 2019, 2019। ठीक है, 19 से याद रखिएगा 19। ठीक है, नीज से याद रखेंगे, इनकी नीज में दर्द होने लगते हैं, घुटनों में। ठीक है, तो नीज से हम लोग याद रख लेंगे कि ये जो स्कीम आई है ये 2000 नीज में आई है, नीज मतलब 19। ठीक है, 2019। ठीक है, 2019 में आई है। ठीक है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स इसमें क्या क्या है, इसमें सारे फार्मर्स को जो है 6000 पर एनम दिया जाएगा, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में एवरी 4 मंथ, हर चौथे महीने पे 3 किस्तों में 6,000 मिलेगा, मतलब 2000 पहले 4 महीने में, फिर 2000 अगले 4 महीने में, फिर 2000 अगले 4 महीने में। ठीक है, तो इस तरह जो है फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो है डिलीवर किए जाएंगे। ठीक है, पहले इसका स्कोप क्या है, पहले ये सिर्फ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए था, हु यूज टू होल्ड लैंड अप टू 2 हेक्टेयर। ठीक है, तो उन फार्मर्स के लिए स्कीम आई थी जिनके पास सिर्फ 2 हेक्टेयर जमीन होती थी, पर उसके बाद इसको बढ़ा के सारे किसान पे ये कवर कर लिया गया है। ठीक है, तो अब मैटर नहीं करता है कि किसी किसान के पास 2 हेक्टेयर है या 20 हेक्टेयर है, सारे ही किसान जो है इसके लाभार्थी हो चुके हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा अब ऐसी कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है कि 2 हेक्टेयर का ही लैंड होना चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। ठीक है, उससे कम होगा तो ज़रूरी होगा, उससे ज़्यादा भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फंडिंग क्या है, तो ये सेंट्रली सेक्टर की स्कीम है। ठीक है, 100% फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 100% फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब अगर इस स्कीम में 100 रुपये जा रहे हैं तो पूरा का पूरा 100 रुपये देगी सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर यही सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होता तो 100 रुपये 100 रुपये लग रहा है तो 60 रुपये क्या करते, 60 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट देती और 40 रुपये स्टेट गवर्नमेंट देती, या 50 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट देती और 50 रुपये स्टेट गवर्नमेंट, तो ये स्पॉन्सर्ड हो जाता, सेंट्रल की तरफ से स्पॉन्सर्ड हो जाता। सेंट्रल सेक्टर का क्या मतलब है, पूरी तरह से जो है सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, मतलब पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है पता ही समझ में ही आ गया, सप्लीमेंट फाइनेंशियल नीड्स ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स फॉर इनपुट्स एंड क्रॉप हेल्थ। ठीक है, इनपुट्स के लिए कुछ भी इनको अपना फर्टिलाइज़र चाहिए, अपने खेतों के लिए बीज चाहिए, कुछ भी चाहिए तो इनपुट जो भी इनको यूज़ करने हैं उसके लिए ये आसानी रहती है। ठीक है, इनको जो मनी लेंडर्स के पास हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो लोन लेना पड़ता है वो नहीं लेना पड़ता है इसकी वजह से। ठीक है, उनके पास एक एडिशनल इनकम रहती है। ठीक है, फार्मिंग एक्टिविटी वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, इसी के बाद क्या हुआ है कि पीएम किसान मोबाइल ऐप भी आ गया है। ठीक है, मोबाइल ऐप किसने डेवलप किया है, तो एनआईसी ने डेवलप किया, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने। ठीक है, तो कोई भी जैसे भी इनकी जैसे ही डिलीवरी होती है, फाइनेंशियल डिलीवरी होती है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स इनके खाते में आते हैं, पीएम किसान मोबाइल ऐप जो है इनको इंटीमेट कर देता है। और भी कई बातें हैं कि अगर कोई जैसे कोई भी
तूफान आने वाला है, कोई भी ड्राउट आने वाला है, बारिश होने वाली, तो इन सब चीज़ों में भी पीएम किसान मोबाइल ऐप जो है इंटीमेट कर देता है। ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन, ठीक है, मैंडेटरी फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ 5% बेनिफिशियरीज एनुअली। ठीक है, तो जब से ये लॉन्च हुआ है हर साल ये होता है कि 5% बेनिफिशियरीज को ये देखा जाएगा कि इसका लाभ मिल रहा है कि नहीं, तो उसके लिए फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, घर घर जा जाके देखा जाता है, गाँव गाँव जाके देखा जाता है कि जो भी किसान भाई इस लाभार्थी स्कीम के अंतर्गत आते हैं उनको लाभ मिल रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये आउटरीच प्रोग्राम है। तो ये 5% बेनिफिशरीज को जो है मैंडेटरी फिजिकली वेरीफाई किया जाता है कि वो लाभार्थी मतलब लाभ ले पा रहे हैं, वो जो भी इसके अंदर जो भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो क्या वो ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे। ठीक है, तो इसी आउटरीच में पता चला कि जो 2 करोड़ किसान हैं वो कम हो गए थे, जिसकी वजह से फिर से आउटरीच प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने बात कर ली पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। आशा करते हैं आपको ये 19 वाली ट्रिक समझ में आ गई होगी। बाकी चीज़ें बहुत आसान है, आपको 1-2 बार पढ़ेंगे आराम से दिमाग में बैठ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपसे एनपीए से रिलेटेड, नॉन परफॉर्मिंग एसेट से। तो आपको ये बताना है हाउ मच डिड ग्रॉस एनपीए रेशियो डिक्लाइन फ्रॉम मार्च 2023 टू सितंबर 2023 अकॉर्डिंग टू आरबीआई रिपोर्ट। ठीक है, आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार ग्रॉस एनपीए रेशियो जो था वो कितना से कितना डिक्लाइन हुआ है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है इंक्रीज फ्रॉम 3.9% टू 4.2%। ठीक है, मतलब आपको ये बताना है कि जीएनपी जो रेशियो है वो क्या हुआ है, बढ़ा है या घटा है। ठीक है, यहाँ पे ये गलत हो गया, डिक्लाइन, मतलब आपको ये बताना है कि कंडीशन क्या है जीएनपी रेशियो की। ठीक है, फ्रॉम मार्च 2023 टू सितंबर 2023। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका डिक्रीज फ्रॉम 3.9% टू 3.2%। थर्ड ऑप्शन है रिमेन्ड कॉन्स्टेंट एट 3.9%। और लास्ट ऑप्शन है इंक्रीज फ्रॉम 3.2% टू 3.9%। ठीक है, तो आपको बताना है ग्रॉस एनपीए कैसा बिहेव किया है मार्च 2023 से सितंबर 2023 के बीच आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी, डिक्रीज फ्रॉम 3.9% टू 3.2%। ठीक है, तो ग्रॉस एनपीए जो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का उसने विटनेस किया है क्या, डिक्लाइन एट द एंड ऑफ मार्च 2023 टू 3.2% बाय एंड ऑफ सितंबर 2023। ठीक है, तो मार्च में ये कितना था, मार्च में ये था 3.9%। ठीक है, मार्च में ये था 3.9% जो कि घट के हो गया है सितंबर 2023 में कितना, 3.2%। ठीक है, 3.2% हो गया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 3.2%। ठीक है, 23 है ना, उसका उल्टा कर दीजिए, 32 हो गया तो 3.2। ठीक है, ये याद करने की टेक्निक है, वैसे तो याद ही हो जाएगा, 2-3 बार देखेंगे। ठीक है, तो 3.2% हो गया है सितंबर 2023 में। ठीक है, मार्च में कितना था, तो मार्च में था 3.9%। ठीक है, एनपीए के बारे में तो कुछ बातें देख लेते हैं। तो एनपीए जो लोन होता है, जो एडवांस होता है, कोई ऐसा लोन या एडवांस होता है जिसपे या तो प्रिंसिपल या तो इंटरेस्ट अमाउंट ओवर ड्यू रहता है। ठीक है, ना तो वो प्रिंसिपल ही वापस आ पा रहा है और इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट लगता है उस प्रिंसिपल पे वो भी वापस नहीं आ पा रहा है, उसी को सरल भाषा में एनपीए कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने 100 रुपये किसी को दिया 1% इंटरेस्ट रेट पे, तो वो ना ही 100 रुपये वो लौट रहे हैं और ना ही जो 1% इंटरेस्ट रेट आपने लगाया था उस 100 रुपये पे ना ही वो लौट रहे हैं, तब आपको जो 100 रुपये है वो एनपीए हो गया। ठीक है, तो क्या इसको कब एनपीए को कब मतलब किसी भी लोन या एडवांस को कब एनपीए बोलते हैं, जब जो लोन पेमेंट है वो 90 दिन तक नहीं दी जाती। ठीक है, मान लीजिए 100 रुपये है जो हमने शुरू में बताया आपको। ठीक है, 100 रुपये है और वो प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट आपने 1% रखा है और ना ही प्रिंसिपल वापस आया और ना ही इंटरेस्ट चुकाया गया 90 दिनों तक लगातार, तब उसको आप मान लेंगे कि भैया आपका जो पैसा है वो डूब गया, वो एनपीए हो गया। ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए तब माना जाता है जब जो ये 100 रुपये लिया गया था वो 2 क्रॉपिंग सीजन्स तक वापस ना आए। ठीक है, अगर 2 क्रॉपिंग सीजन्स तक वापस नहीं आता है उसको एग्रीकल्चरल एनपीए कहते हैं। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चरल एनपीए और एक नॉर्मल एनपीए में आप डिफरेंस याद रखिएगा। ठीक है, नॉर्मल एनपीए 90 दिन तक अगर लोन या प्रिंसिपल या इंटरेस्ट वापस नहीं आता है तब मान लिया जाएगा, और एग्रीकल्चरल एनपीए में अगर प्रिंसिपल या इंटरेस्ट 2 क्रॉपिंग सीजन तक वापस नहीं आता है तो उसे एनपीए मान लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एनपीए के बारे में कुछ और बातें हैं। सब स्टैंडर्ड एसेट कौन कौन से होते हैं, तो वो एसेट सब स्टैंडर्ड एसेट हो जाते हैं जो कि होते हैं एनपीए फॉर लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स। ठीक है, अगर कोई भी एनपीए है आपका वो 12 महीने या 12 महीने से कम तक है तब तक आप उसको सब स्टैंडर्ड एसेट की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, जैसे ही 12 महीने क्रॉस हो गए तो वो डाउटफुल एसेट में आ जाएगा। ठीक है, तो वो डाउटफुल एसेट में आ जाएगा। उसके बाद जब आपको ये लगेगा अब तो गई भैंस पानी में, अब तो पूरा पैसा डूब गया, तब आप बोलेंगे उसको लॉस एसेट्स। ठीक है, जब आपके पास कोई होप नहीं होगी रिकवरी करने की और आप ये मान लेंगे
कि उसको राइट ऑफ किया जाना चाहिए, उसको भूल जाना चाहिए, तब आप इसको लोन लॉस एसेट्स कहेंगे, ठीक है। सब स्टैंडर्ड एसेट्स कब तक होंगे, जब तक 12 महीने तक अगर एनपीए आपका वापस नहीं मतलब एनपीए 12 महीने तक रहता है या 12 महीने से कम तक रहता है, तब उसको सब स्टैंडर्ड एसेट कहेंगे। 12 महीने के बाद वही चीज़ डाउटफुल एसेट हो जाती है, और जब आपकी होप खत्म हो जाती है कि पैसा डूब गया, तब उसको लॉस एसेट्स बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने एनपीए के बारे में छोटी छोटी बातें जान ली, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये कन्फ्यूजिंग करने वाले टर्म्स आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने डेटा भी देख लिया कि जो 3.9% था एनपीए का एट द एंड ऑफ मार्च 2023, वो डिक्लाइन होकर 3.2% आ गया है बाय एंड ऑफ सितंबर 2023, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ श्रेष्ठ स्कीम। तो श्रेष्ठ स्कीम से संबंधित क्या है आपको ये बताना है, ठीक है। श्रेष्ठ स्कीम जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका महत्व क्या है, उसका मकसद क्या है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है टू प्रमोट कल्चरल एक्सचेंज, सेकेंड ऑप्शन है टू एड्रेस हेल्थ केयर डिस्पैरिटीज, थर्ड ऑप्शन है टू फिल एजुकेशनल सर्विस गैप इन एससी डोमिनेंट एरियाज, और लास्ट ऑप्शन है टू सपोर्ट इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स, ठीक है। तो आपको बताना है श्रेष्ठ स्कीम की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा श्रेष्ठ स्कीम के बारे में। तो साथियों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, टू फिल एजुकेशनल सर्विस गैप इन शेड्यूल कास्ट डोमिनेंट एरियाज, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने रिसेंटली हाईलाइट किया है श्रेष्ठ स्कीम के बारे में, ठीक है। श्रेष्ठ स्कीम का फुल फॉर्म क्या है, तो स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज, ठीक है। तो ये स्कीम श्रेष्ठ स्कीम का फुल फॉर्म क्या है, तो स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज, ठीक है। तो इसमें देखिए 2-3 चीज़ें हैं, हम लोग यहीं से पकड़ लेते हैं ताकि हमको जो भी चीज़ें आगे पता चलेंगी वो ईजिली दिमाग में बैठ जाएंगी, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो रेजिडेंशियल की बात कर रही है, ठीक है, मतलब हॉस्टल सर्विसेज की बात कर रही होगी, ठीक है। फिर एजुकेशन की बात हो रही है, ठीक है, एजुकेशन की बात हो रही है। फिर कौन से स्कूल्स की बात हो रही है, तो हाई स्कूल की बात हो रही है, ठीक है, हाई स्कूल्स के एजुकेशन की बात हो रही है, और टारगेटेड एरियाज़ में बात हो रही है, ठीक है, टारगेटेड एरियाज़ में बात हो रही है, ठीक है। टारगेटेड एरियाज़ कौन कौन से होंगे, तो जो एससी डोमिनेंट एरियाज़ होंगे, ठीक है, एससी डोमिनेंट एरियाज जहाँ पे शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उसको टारगेट एरिया आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो वहाँ पे जितने भी बच्चे हैं हाई स्कूल के, उनको क्या किया जाएगा, उनको रेजिडेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि किस किस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड की जाएंगी, क्या क्या मोड होंगे, और क्या क्या उनके एंट्री प्रोसीजर होंगे, कि कैसे कैसे इस स्कीम का लाभ लिया जा सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इस स्कीम में क्या है, इस स्कीम में एडमिशन मिलेगा किसको किसको, क्लास 9th और क्लास 11 के बच्चों, क्लास 9th में और क्लास 11th में ऑफ सीबीएसई ऑब्लिक स्टेट एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल्स, ठीक है। तो जो एससी डोमिनेंट एरियाज़ में जो भी बच्चे हैं, एससी बच्चे हैं, उनको क्लास 9th और क्लास 11th में एडमिशन मिलेगा या तो सीबीएसई स्कूल्स में या स्टेट एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल्स में, ठीक है। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि और कौन कौन से मोड होते हैं, ठीक है। यहाँ के लिए आप ये याद रखिए कि श्रेष्ठ स्कीम किससे रिलेटेड है, तो श्रेष्ठ स्कीम है एजुकेशनल सर्विस गैप जो फुलफिल करेगी शेड्यूल कास्ट डोमिनेंट एरियाज़ में, ठीक है। शेड्यूल कास्ट डोमिनेंट एरियाज़ में जो एजुकेशनल सर्विस गैप फुलफिल करेगी उसका ही नाम है श्रेष्ठ स्कीम, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं और श्रेष्ठ स्कीम के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ने ऑब्जेक्टिव देख ही लिया कि ये क्या करेंगी, ये एजुकेशनल सर्विस गैप प्रोवाइड करेंगे शेड्यूल्ड कास्ट डोमिनेंट एरियाज़ में बाय प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन, सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट एंड ओवरऑल डेवलपमेंट फॉर एससी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जो भी एससी स्टूडेंट्स हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको क्वालिटी एजुकेशन या रेजिडेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी श्रेष्ठ स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। एडमिशन क्राइटेरिया क्या होगा, तो स्टूडेंट्स जो भी हैं उनको 9th में एडमिशन मिलेगा। तो हम लोग ने देखा था ना हाई स्कूल एडमिशन होगा, ठीक है, हाई स्कूल क्लास में इनका एडमिशन होगा, ठीक है। तो क्लास 9 में एडमिशन होगा और क्लास 11 में एडमिशन होगा। कहाँ पे एडमिशन होगा, या तो सीबीएसई प्राइवेट स्कूल्स में होगा या कोई भी स्टेट एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल्स है उनमें भी इनका दाखिला होगा क्लास 9th और क्लास 11th में, ठीक है। इनकी एलिजिबिलिटी क्या है कि बच्चे को कहाँ होना चाहिए, बच्चे को शेड्यूल कास्ट डोमिनेंट मतलब शेड्यूल कास्ट होना चाहिए, और क्या कहाँ पे कौन सी क्लास में पढ़ रहा होना चाहिए, तो 8th और 10th क्लास में पढ़ते हुए होना चाहिए, ठीक है। और इनकी मार्जिनलाइज इनकम ग्रुप कितनी होनी चाहिए, तो इनकम इनकी होनी चाहिए 2.5 लाख से कम, ठीक है। 2.5 लाख से कम इनकम में ये एलिजिबिलिटी जो है
कवर कर लेगी इसी स्टूडेंट्स को, ठीक है। जो भी क्या क्या एलिजिबिलिटी है, तो एक तो एज वाली मतलब क्लास वाली एलिजिबिलिटी है और एक इनकम वाली एलिजिबिलिटी है, ठीक है। क्लास वाली क्या है, या तो 8th में होना चाहिए या तो 10th में होना चाहिए, तभी 9th या 11th में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। 9th में एडमिशन मिलेगा या 11th में एडमिशन मिलेगा, ठीक है, जब बच्चा 8 या 10th में होगा, ठीक है। बच्चा SC होना चाहिए और इनकम कितनी होनी चाहिए, तो इनकम होनी चाहिए 2.5 लाख रुपए, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 एलिजिबिलिटी देख ली, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है यहाँ पे, तो 2 है, ठीक है। या तो एक मॉडल है कि श्रेष्ठ स्कूल्स होंगे, ठीक है, श्रेष्ठ स्कूल्स डेवलप किए जाएंगे, या मोड 2 है कि NGO द्वारा ऑपरेट जो भी स्कूल्स होंगे या हॉस्टल्स होंगे उनमें इनको रखा जाएगा, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस मोड 1 का क्या होगा, मतलब श्रेष्ठ स्कूल्स में कैसे एडमिशन्स मिलेंगे। श्रेष्ठ स्कूल कौन से हैं, वही जहाँ पे CBSE या स्टेट एफिलिएटेड स्कूल जहाँ पे प्राइवेट में एडमिशन होगा SC बच्चों का, ठीक है। तो वो हो गए जो है श्रेष्ठ स्कूल्स, ठीक है। तो जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर श्रेष्ठ स्कीम के लिए कंडक्ट किया जाएगा, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करेगी, ठीक है। तो एक मतलब एक एंट्रेंस टेस्ट होगा, एंट्रेंस टेस्ट टाइप का होगा, किसके लिए, नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर श्रेष्ठ के लिए, ठीक है। इसमें सिर्फ SC बच्चे ही पार्ट ले पाएंगे और उसमें से जो भी मेरिटोरियस बच्चा होगा उनको चुना जाएगा और उनको दाखिला मिलेगा, उनको एडमिशन मिलेगा CBSE या स्टेट एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल्स में या NGO ऑपरेटेड स्कूल्स या हॉस्टल्स में, ठीक है। उनको फाइनेंशियल सपोर्ट क्या क्या मिलेगा, तो डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट कौन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, वो टोटल फीस कवर करेगी, ठीक है, इंक्लूडिंग स्कूल एंड हॉस्टल फीस, ठीक है। अगर स्कूल की फीस है तो स्कूल की फीस, और अगर हॉस्टल की है तो हॉस्टल की फीस, ठीक है। तो पूरी दोनों ही फीस यहाँ पे इनको इंक्लूड की जाएगी और इनको 1 रुपये भी नहीं देना पड़ेगा, मतलब ऐसी बच्चों को 1 रुपये भी नहीं देना पड़ेगा स्कूल्स और हॉस्टल फीस के नाम पे, ठीक है। ये सारा जो खर्चा है वो सरकार वहन करेगी, ठीक है। कितना है, तो 1 लाख से 1,35,000 तक फ्रॉम क्लास 9 टू 12th, ठीक है। तो क्लास 9 से पूरा 12th तक जो है सरकार इसका खर्चा पूरा वहन करेगी श्रेष्ठ स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। इसमें ब्रिज कोर्स भी प्रोवाइड होगा, ठीक है। ब्रिज कोर्स क्या है, ब्रिज कोर्स ये है कि ये जो मतलब रेगुलर स्कूल आवर्स के बाद, मतलब मान लीजिए 7 से 2 स्कूल है तो 2 से 4 तक एक एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी, जिससे क्या है कि जो स्टूडेंट आए हैं, नए आए हैं, उनको अडाप्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो उनको मतलब एक एकोमोडेशन के लिए, नए स्कूल में एकोमोडेशन के लिए, ताकि जल्दी से अडॉप्ट कर पाएँ वहाँ की सराउंडिंग्स को और अपनी लर्निंग कर्व जो है बढ़ा सकें, उसके लिए ब्रिज कोर्स डेवलप किया गया है, जिसमें जो मिनिस्ट्री है वो बेयर करेगी 10% ऑफ एनुअल फी फॉर ब्रिज कोर्स, ठीक है। अगर ब्रिज कोर्स का कोई भी खर्चा आता है तो उसमें जो है 10% जो है मिनिस्ट्री वहन करेगी, 10% ब्रिज कोर्स का, ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट मोड 2, मोड 1 में हम लोग ने क्या देखा था, श्रेष्ठ स्कूल्स देखे थे, ठीक है। मोड 2 में क्या है, NGO ऑपरेटेड स्कूल्स हैं, ठीक है। जो भी स्कूल्स या हॉस्टल्स हैं, जो भी वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस या NGO रन करती है और जो श्रेष्ठ स्कीम को मतलब इस श्रेष्ठ स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगी, उनको भी पैसा दिया जाएगा, ठीक है। उनको भी ग्रांट दिया जाएगा फ्रॉम 27,000 टू 55,000 पर स्टूडेंट बेस्ड ऑन टाइप ऑफ स्कूल, ठीक है। तो उनको ग्रांट दिया जाएगा, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा रेंजिंग फ्रॉम 27,000 टू 55,000 पर स्टूडेंट बेस्ड ऑन टाइप ऑफ स्कूल, ठीक है। अगर कोई बहुत अच्छा स्कूल है, जैसे गुड़गांव के शहर में स्कूल है, तो वो 55,000 रुपये दिया जाएगा। कहीं छोटे शहर में स्कूल है तो वहाँ पे 27,000 रुपये दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उनको भी फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, जो भी NGOs या वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो 2 तरीके के मोड हैं यहाँ पे, श्रेष्ठ स्कूल्स बनेंगे, श्रेष्ठ स्कूल मतलब यही है CBSE या स्टेट एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल्स, और या NGO ऑपरेटेड स्कूल्स, ठीक है। दोनों को ही फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा सरकार की तरफ से, कौन सी स्कीम के अंदर, तो श्रेष्ठ स्कीम के अंदर, ठीक है, श्रेष्ठ स्कीम के अंदर। और श्रेष्ठ स्कीम के अंदर कौन सी क्लास में दाखिला होगा, तो 9th और 11th में ये दाखिला होगा, ठीक है। 9th और 11th में ये दाखिला होगा। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि SC ग्रुप से आना चाहिए, ठीक है, SC ग्रुप से आना चाहिए बच्चा, और इनकम ग्रुप क्या, इनकम लिमिट क्या होनी चाहिए, तो 2.5 लाख रुपए से कम इनकम होनी चाहिए, ठीक है। एनुअल इनकम अप टू ₹2.5 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने सब कुछ देख लिया श्रेष्ठ स्कीम का, हम लोग ने ऑब्जेक्टिव देख लिया, एडमिशन क्राइटेरिया देख लिया, एलिजिबिलिटी देख ली, ऑपरेटिंग प्रोसीजर देख लिया कैसे कैसे काम करेगा, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस देख लिया, फाइनेंशियल सपोर्ट देख लिया, ब्रिज कोर्स के बारे में देख लिया, ठीक है, और फाइनेंशियल सपोर्ट भी देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से ये पूरी श्रेष्ठ स्कीम अपनी कवर कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम, ठीक है। नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, सेकंड ऑप्शन है एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स,
थर्ड ऑप्शन है सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टिम्बर, बैम्बू एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। और लास्ट ऑप्शन है स्ट्रीमलाइनिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस स्टेट्स। ठीक है, तो नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी, सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टिम्बर, बैम्बू एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, तो नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम जो है लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव द्वारा, जो कि मिनिस्टर हैं इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के। उन्होंने लॉन्च किया है नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम विच इज़ एनविजन्ड एज वन नेशनल वन पास सिस्टम। ठीक है, ये क्या करेगा? ये करेगा ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करेगा, सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन फॉर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस में क्या क्या आते हैं? टिम्बर हो गया, बैम्बू हो गया, और भी कई जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होंगे उनके सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन के लिए नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम लॉन्च किया जाएगा। तो एक नेशन एक पास वाला सिस्टम होगा यहाँ पे, एक पास से पूरे इंडिया में कहीं भी जो है फॉरेस्ट प्रोड्यूस को सप्लाई किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम का जो महत्व है वो है सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, ट्रांजिट पास किसके लिए यूज़ होगा? फॉरेस्ट प्रोड्यूस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ध्यान दीजिएगा किसको? फॉरेस्ट प्रोड्यूस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, ना कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस या इंडस्ट्रियल गुड्स। ठीक है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम लाया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, Why was Jammu Kashmir Panchayati Raj Act 1989 amended by JK Administrative Council led by Lieutenant Governor Manoj Sinha? ठीक है, तो जम्मू कश्मीर पंचायती राज 1989 में एक्ट में अमेंडमेंट क्यों हुआ है आपको ये बताना है। ठीक है, और अमेंडमेंट किसने किया है? तो अमेंडमेंट किया है जेके एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने, जिसके हेड है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज को क्यों अमेंड किया है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है टू इंट्रोड्यूस न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स, सेकेंड ऑप्शन है टू रीडिफाइन द रोल्स ऑफ सरपंच एंड पंच, थर्ड ऑप्शन है टू इनकॉर्पोरेट द डेफिनेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, और लास्ट ऑप्शन है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो इन चारों में आपको बताना है कि जेके एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 को क्यों अमेंड किया है। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टू इनकॉर्पोरेट द डेफिनेशन ऑफ ओबीसी। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 को अमेंड करते हुए इनकॉर्पोरेट किया है डेफिनेशन किसकी? अदर बैकवर्ड क्लास की। टू इससे क्या होगा? तो इससे उनका रिजर्वेशन इंश्योर हो जाएगा। ठीक है, ओबीसीज का जो पंचायती राज में इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन होता है, इससे ये इंश्योर हो जाएगा कि कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं रहेगी, पता चल जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि कौन ओबीसी में आता है, कौन ओबीसी में नहीं आता है। ठीक है, और ये ऐसा पहली बार है कि ओबीसीज जो है जेके में, जम्मू एंड कश्मीर में के जो सरपंच है, पंच हैं, वहाँ ये जो पोस्ट हैं वो ओबीसीज के लिए रिजर्व की गई हैं। ठीक है, सरपंच और पंच की जो पोस्ट है पंचायती राज में, उसके लिए जो है ओबीसीज को रिजर्व किया गया है, इसीलिए थोड़ा अमेंडमेंट चाहिए था और इसीलिए ये अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, टू इनकॉर्पोरेट द डेफिनेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। ये अपॉइंटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो आपका क्वेश्चन है, हु वॉज नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट जो बाइडन एज मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो आपको बताना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में किसको इंक्लूड किया गया है, किसको नॉमिनेट किया गया है जो बाइडन द्वारा, किसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में? तो यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। ठीक है, तो यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में किसको नॉमिनेट किया गया है जो बाइडन द्वारा, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है अजय बांगा साहब, सेकंड ऑप्शन है देवेन परेख। ठीक है, देवेन पारेख सेकंड ऑप्शन था आपका, थर्ड ऑप्शन है विवेक रामास्वामी, और लास्ट ऑप्शन है शिवशंकर मेनन। ठीक है, इन चारों में से किसको जो बाइडन साहब ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंक्लूड किया है यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, देवेन पारेख। ठीक है, देवेन पारेख को क्या किया गया है? इंक्लूड किया गया है किसमें? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, किसके? यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन में। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? जब कोई फाइनेंस देगा
ठीक है, कोई फाइनेंस देगा तो देख परख के देगा, ठीक है, देख के परख के देगा, ठीक है। तो याद रखिएगा फाइनेंस से क्या है, फाइनेंस से है यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये हो गया। और फाइनेंस कैसे देगा, पैसा कब देगा, पूरा देख परख के देगा, ठीक है। देख परख मतलब देवेन परख, ठीक है, देवेन पारेख, ठीक है, देवेन पारेख, ये ट्रिक है, याद रखिएगा, ठीक है। इनको किसने नॉमिनेट किया है, तो यूएस के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन साहब, इन्होंने नॉमिनेट किया है किसको, देख परख को, किसके लिए, फाइनेंस के लिए, ठीक है। तो फाइनेंस कोई भी देगा तो देख परख के देगा, देख परख से याद रखेंगे देवेन परख, ठीक है। इनको 3 साल के लिए नॉमिनेट किया गया है, आप इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये इंक्लूड किए गए हैं, किसके, फाइनेंस के, ठीक है। तभी हमने बताया ना आपको ट्रिक कि फाइनेंस को देख परख के दिया जाएगा, ठीक है, देख परख के, देख परख से देवेन परेख, ठीक है, देवेन पारेख जो है इंक्लूड किए गए, नॉमिनेट किए गए हैं, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। यहाँ कुछ और अपॉइंटमेंट रिलेटेड फैक्ट्स से देख लेते हैं। तो पहले हम लोग सीआईएसएफ के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो नई डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआईएसएफ जो बनी है वो है नीना सिंह जी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली विमेन डायरेक्टर है, डायरेक्टर जनरल है सीआईएसएफ की। कौन बनी है, नीना सिंह जी, ठीक है। नीना सिंह जी जो हैं वो डायरेक्टर जनरल सीआईएसएफ बनी है, ठीक है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और इन्होंने किसको सक्सीड किया है, तो शील वर्धन सिंह साहब को इन्होंने क्या किया है, सक्सीड किया है, ठीक है। किसको सक्सीड किया है, शील वर्धन सिंह साहब को, ठीक है। कहाँ पे, सीआईएसएफ में, ठीक है, याद रखिएगा सीआईएसएफ, ठीक है, सीआईएसएफ, ठीक है, सीआईएसएफ, ठीक है। अब सीआरपीएफ में देख लेते हैं। तो जो सीआरपीएफ है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, उसमें नए डीजी कौन बने हैं, तो अनीश दयाल सिंह साहब बने, ठीक है, अनीश दयाल सिंह साहब बने हैं नए डीजी सीआरपीएफ के। उन्होंने किसको सक्सीड किया है, तो उन्होंने एसएल थाउसेन को सक्सीड किया है, ठीक है, एसएल थाउसेन को सक्सीड किया है, ठीक है। नेक्स्ट है आईटीबीपी, ठीक है, नए डीजी जो बने हैं, नए डायरेक्टर जनरल आईटीबीपी के, वो राहुल रसगोत्र बने हैं, ठीक है, राहुल रसगोत्र बने हैं। इन्होंने किसको सक्सीड किया है, तो इन्होंने अनीश दयाल सिंह साहब को सक्सीड किया है, ठीक है। तो अनीश दयाल सिंह पहले डीजी थे आईटीबीपी के, अब वो बन गए हैं सीआरपीएफ के डीजी, ठीक है, अब वो सीआरपीएफ के डीजी बन गए हैं, ठीक है। इससे पहले वो हेड थे, किसके डीजी थे, तो आईटीबीपी के डीजी थे, अब वो सीआरपीएफ के डीजी हो गए हैं, ठीक है। अब डायरेक्टर जनरल ऑफ फायर सर्विस, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स के जो नए डीजी बने हैं वो हैं विवेक श्रीवास्तव साहब, ठीक है, वो हैं विवेक श्रीवास्तव साहब, ठीक है। ये 4 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से ध्यान दीजिएगा, ठीक है, डायरेक्टर जनरल लेवल के हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स हम लोग ने अभी देखे हैं और हम लोग अब इसमें देखते हैं कि कुछ ट्रिक्स लगाई जा सकती हैं क्या, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा इंडस्ट्री में धन ना है, ठीक है, इंडस्ट्री में धन ना है, ठीक है, धन ना है, ठीक है, धन नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। इंडस्ट्री में क्या है, धन नहीं है, ठीक है। इंडस्ट्री में थोड़ा सा निकल गया बाहर, ठीक है। इंडस्ट्री में क्या है, धन नहीं है, ठीक है। धन से याद रखेंगे वर्धन, ठीक है, वर्धन सिंह साहब को सक्सीड किया है, किसने सक्सीड किया है, नई ने, नई ने मतलब नीना सिंह, नई, ये देखिए नई, इसी में से आप ऐसे थोड़ा सा एन से ही रिलेट करेंगे, ठीक है। धन ना है, ठीक है, धन ना है, ठीक है, ना से नीना सिंह, ठीक है, नीना सिंह जी ने ये किया है, ठीक है। यही तरीका है, आपको थोड़े टाइम के लिए याद रखना है, आपको जब एग्जाम निकल जाएगा तो आपको भूल जाना है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम प्रोसेस ही ऐसा है कि आपको रट्टा मार के जाना है, तो आप कुछ भी करें लेकिन रट्टा मारने में आप सबसे नंबर 1 हो तभी आपको एग्जाम निकलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इंडस्ट्रियल में क्या है, धन ना है, ठीक है। धन से क्या है, धन है वर्धन सिंह साहब, और सक्सीड कौन किया है, ना, नीना सिंह जी, ठीक है। यहाँ पे हो गया धन, इंडस्ट्री में धन ना है, ठीक है। नेक्स्ट है, याद रखिएगा रिजर्व डे था, ठीक है, रिजर्व डे था, ठीक है, रिजर्व डे था, ठीक है। तो पहले उनका नाम आ रहा है जो पहले थे और लास्ट में उनका नाम आ रहा है जो सक्सीड थे, ठीक है। खैर ये अलग अलग बातें हैं, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, आप बस इसमें याद रखिए कि रिजर्व डे था, रिजर्व से याद रखेंगे सीआरपीएफ के बारे में बात हो रही है। अब कौन डायरेक्टर जनरल बने हैं, तो डे से याद रखेंगे दयाल, ठीक है, अनीश दयाल सिंह, देखिए DAY है ना इसमें, ठीक है, इसमें डे है, ठीक है, DAY है ना इसमें, DAY, तो दयाल सिंह, अनीश दयाल सिंह याद रखेंगे, ठीक है। और डे था से थाउसेन, इनको सक्सीड किया है, थाउसेन को सक्सीड किया है, ठीक है, THA, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा, इंडस्ट्री में धन ना है, धन से क्या है वर्धन सिंह, और ना से क्या है नीना सिंह जी है, ठीक है। इंडस्ट्री से क्या है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। फिर यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा, रिजर्व डे था, डे से क्या है दयाल सिंह, ठीक है, डे से क्या है दयाल सिंह, रिजर्व से क्या है रिजर्व पुलिस फोर्स, और था से क्या है थाउसेन, ठीक है। तो थाउसेन साहब को सक्सीड किया है अनीश दयाल साहब ने, ठीक है।
फिर क्या है, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ठीक है। तो टिबेटन रानी, ठीक है, टिबेटन रानी, टिबेट की रानी, ठीक है, टिबेट की रानी, ठीक है, टिबेट की रानी, ठीक है, रानी, ठीक है। आर से याद रखेंगे राहुल रजगोत्र, आर से याद रखेंगे राहुल रजगोत्र, आर से याद रखेंगे राहुल रजगोत्र, और ANI से क्या रखेंगे, अनीश दयाल सिंह, ANI से क्या याद रखेंगे, अनीश दयाल सिंह, ठीक है। तो टिबेटन रानी, ठीक है, टिबेटन से क्या याद रखेंगे, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस की बात हो रही है। और रानी से क्या बात हो रही है, रानी से बात हो रही है रानी से क्या क्या बात हो रही है, तो आर से है राहुल रजगोत्र, जो नए डायरेक्टर जनरल बने हैं राहुल रजगोत्र साहब, और उन्होंने किसको सक्सीड किया है, तो ANI को सक्सीड किया है। ANI क्या मतलब है, अनीश दयाल सिंह साहब, ठीक है, अनीश दयाल सिंह साहब, ठीक है। नेक्स्ट है DG ऑफ फायर सर्विस, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स, ठीक है। तो जब फायर लगती है तो विवेक से काम लेना चाहिए ना, ठीक है, जब आग लगेगी तो विवेक से काम लेना चाहिए, विवेक से मतलब बुद्धि से काम लेना चाहिए, ठीक है, विवेक से काम लेना चाहिए। जब फायर लगेगी तो विवेक से काम लेना चाहिए। फायर का क्या मतलब हुआ, फायर सर्विस, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स, और फायर में लगते ही क्या होगा, विवेक से काम लेना चाहिए। तो विवेक श्रीवास्तव साहब जो है वो नए डायरेक्टर जनरल बने हैं, ठीक है। एक बार जल्दी से हम लोग फिर से देख लेते हैं, एक बार इरेज कर देते हैं, ठीक है। हाँ, इतना काफ़ी है, ठीक है। थोड़ा दूसरे कलर का पेन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखेंगे इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स से क्या याद रखेंगे, इंडस्ट्री में धन ना है, धन ना है, ठीक है, धन ना है, ठीक है। धन से क्या याद रखेंगे, वर्धन सिंह, ठीक है, वर्धन सिंह जो इससे पहले थे। ना से क्या है, नीना सिंह जो अभी बनी है, ठीक है, नीना सिंह जो है अभी CISF की डायरेक्टर जनरल बनी है, ठीक है। तो ये हम लोग ने देख लिया। नेक्स्ट क्या है, रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। रिजर्व से क्या है, रिजर्व डे था, ठीक है, अभी कौन बने हैं, डे दयाल साहब, दयाल सिंह साहब, ठीक है, अनीश दयाल सिंह साहब। था से क्या है, किसको सक्सीड किया है, तो थाओ सेन को, ठीक है, थाओ सेन को सक्सीड किया है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ठीक है, तो टिबेटन रानी। तो आर से क्या है, जो अभी बने हैं राहुल रजगोत्र साहब, ठीक है। और ANI से क्या है, अनीश दयाल सिंह साहब, जिनको सक्सीड किया गया है, ठीक है। और घर में ही आग लगते ही क्या होगा, विवेक से काम लेना चाहिए। तो DG फायर सर्विस, होम गार्ड्स और सिविल डिफेंस कौन बने हैं, विवेक श्रीवास्तव जी बने हैं, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आ गई होगी। ये एक और अपॉइंटमेंट है, तो हम लोग देख लेते हैं। तो हुंडई मोटर लिमिटेड ने दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। याद रखिएगा, नई ब्रांड एम्बेसडर हुंडई की कौन बनी है, तो दीपिका पादुकोण बनी है, ठीक है। हुंडई मोटर लिमिटेड की जो नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो दीपिका पादुकोण बनी है, ठीक है। ये सब तो आप लोग बहुत तेज़ी से याद कर लेंगे, इसको याद कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग कुछ कटिंग्स देख लेते हैं हिंदू की और इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स की। तो यहाँ पे ये देखिए कि जो गिलानी फाउंडेड आउटफिट है उसको अनलॉफुल बॉडी क्या किया गया है, डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। तो जो इनकी बॉडी है, मतलब इनकी जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, तहरीक हुर्रियत, ठीक है। तो ये सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है। ये बोलते थे कि जम्मू कश्मीर को अलग करो इंडिया से, ठीक है। इनका क्या नाम है, इनका नाम है सैयद शाह गिलानी, अली शाह गिलानी। तो इन्हीं की बॉडी थी, इन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन थी तहरीक हुर्रियत। उसको इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, अनलॉफुल बॉडी घोषित कर दिया है। किसके सेक्शंस के अंदर, तो UAPA के अंतर्गत, ठीक है। पहले UAPA में क्या होता था, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस को ही टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाता था, इंडिविजुअल्स को टेररिस्ट नहीं बता सकते थे, ठीक है। इंडिविजुअल्स को क्या कर सकते थे, इंडिविजुअल्स को टेररिस्ट नहीं बता सकते थे। पर कुछ दिन बाद शायद 2020 में 2021 में इसका अमेंडमेंट हुआ है UAPA का। अब इंडिविजुअल्स को भी डिक्लेयर किया जा सकता है एज टेररिस्ट इफ दैट इंडिविजुअल इज वर्किंग अगेंस्ट द सोवरेनिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो UAPA को यूज़ करते हुए तहरीक हुर्रियत ने क्या, तहरीक हुर्रियत को अनलॉफुल बॉडी डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये बॉडी, यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन को डिक्लेयर किया गया है तहरीक हुर्रियत को। यहाँ पे गोल्डी बरार जो इंडिविजुअल है उसको घोषित कर दिया गया है इंडिविजुअल टेररिस्ट, ठीक है। यहाँ पे भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट का जो है यूज़ किया गया है, ठीक है, UAPA, ठीक है। तो ये इनको ये बोला जाता है कि ये खालिस्तानी सिंपथाइज़र हैं, ठीक है, खालिस्तानी सिंपथाइज़र है, इसलिए इनको ये किया गया है, ठीक है। तो गोल्डी बरार को यहाँ पे इंडिविजुअल टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है और तहरीक हुर्रियत ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है, अनलॉफुल बॉडी डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऐसे ही इंक्लूड किया था ताकि आपको ये पता रहे कि ये कौन सा लेजिस्लेशन यूज़ हो रहा है और कौन कौन सी बॉडी या कौन कौन से इंडिविजुअल्स को ये जो है डेजिग्नेट किया गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये ऑबिचुअरी की बात हो रही है यहाँ पे। तो ब्रिटिश एक्टर साहब हैं टॉम विल्किंसन, उनकी डेथ हो गई है, ठीक है। ये ब्रिटिश एक्टर है, याद रखिएगा, टॉम विल्किंसन, ठीक है। तो इनकी बहुत अक्लेम मूवी थी द फुल मॉन्टी, ठीक है। तो इनको ये ऑस्कर नॉमिनेटेड भी थे, ठीक है। तो ब्रिटिश एक्टर जो है टॉम विल्किंसन साहब, उनकी डेथ हो गई है, बस यही याद रखिएगा, ठीक है। ये ब्रिटिश एक्टर है, ठीक है, ये साहब ब्रिटिश एक्टर है, ठीक है, ब्रिटिश एक्टर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
साथियों 1 जनवरी 2024 इंडिया के लिए एक प्राउड दिन था, क्योंकि इंडिया के इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सपोसैट लॉन्च किया था। ठीक है, इसके बारे में हम लोग ने डेली करंट अफेयर्स में पढ़ा था थोड़े ही दिन पहले, जब इसरो ने इसकी डेट डिसाइड की थी। तो 1 जनवरी 2024 को एक्सपो सैटेलाइट जो है लॉन्च कर दी गई है। ठीक है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, PSLV C58 का यूज़ करते हुए एक्सपो सैटेलाइट को क्या किया है, लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, एक्सपो सैटेलाइट मतलब क्या है, एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। ठीक है, ये 60th मिशन है इसरो का। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट अलग अलग, मतलब अलग अलग कटिंग्स ली गई हैं अलग अलग न्यूज़पेपर से, पर दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ये PSLV C58, ठीक है, PSLV C58 है जिसने एक्सपो को लॉन्च किया है, एक्सपो सैट को लॉन्च किया है। तो हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि PSLV C58 है, ठीक है, जो लॉन्च करने वाली है एक्सपो सैट के, वो कौन सी है। तो वो व्हीकल है वो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C58। ठीक है, PSLV C58। ठीक है, अब एक्सपो पे लोड्स कौन कौन से हैं, तो एक्सपो पे दो पे लोड्स हैं। ठीक है, दो पे लोड्स हैं, कौन कौन से, पोलिक्स और एक्स एस्पेक्ट। ठीक है, पोलिक्स और एक्सपेक्ट। ठीक है, पोलिक्स क्या है, पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेज। ठीक है, तो याद रखिएगा दो पेलोड्स हैं एक्सपो सैट में। ठीक है, एक्सपो सैट में कितने पेलोड्स हैं, तो दो पेलोड्स हैं, कौन कौन से, पोलिक्स और एक्सपेक्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आशा कर रहे हैं आपको दिखाई पड़ रहा होगा, मतलब छोटा नहीं हुआ होगा। अगर आप बोलेंगे, अगर आपको लगे तो हम इसकी अलग अलग जो है स्लाइड बना देंगे, ताकि बड़ा बड़ा दिखे और आप इजीली आराम से ये लेजिबल चीज़ हो, मतलब ऐसा ना हो कि हम लगाए भी और आपको दिखाई भी ना दे रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इट कैरीज टू पेलोड्स नेमली पोलिक्स और एस्पेक्ट। ठीक है, पोलिक्स को किसने डेवलप किया है, तो पोलिक्स को रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और एक्स एस्पेक्ट को किसने डेवलप किया है, तो ये डेवलप किया गया है स्पेस एस्ट्रोनॉमी ग्रुप ऑफ URSC बेंगलुरु। ठीक है, ये रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, और ये स्पेस एस्ट्रोनॉमी ग्रुप ऑफ UR राव सैटेलाइट बेंगलुरु ने इनको डेवलप किया है, एक्सपेक्टेड को। ठीक है, एक्स एस्पेक्ट को इन्होंने डेवलप किया है। ठीक है, और कौन सा जो है लॉन्च व्हीकल यूज़ किया गया है, तो PSLV C58। ठीक है, और एक बात ये है इसके बारे में कि ये जो है सेकेंड है, इंडिया बिकेम द सेकेंड नेशन आफ्टर US टू सेंड एन ऑब्जर्वेटरी टू स्टडी एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज सच एज ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार्स एंड अमंग अदर्स। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, यहाँ पे और अच्छे से दिया हुआ है। तो एक्सपो सैटेलाइट जो है ये सेकेंड एक्सरे पोलरीमीटर मिशन है दुनिया का। इससे पहले जो है USA ने भेजा था, नासा, USA की जो नासा है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो उनकी बॉडी है USA की, उन्होंने IXPE भेजा था, इमेजिंग एक्सरे पोलरीमीटर एक्सप्लोरर 2021 में। ठीक है, 2021 में भेजा गया था। ठीक है, तो इसके बाद पहला इंडिया ऐसा मिशन, ऐसा कंट्री बना है, मतलब USA के बाद दूसरा ऐसा मिशन कंट्री बना है जो कि ये एक्सरे रिलेटेड मिशन जो है इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने कई जानकारियाँ ले ली। ठीक है, सबसे पहली जानकारी क्या है कि इसमें कौन सा व्हीकल यूज़ हुआ है, तो PSLV C58 यूज़ हुआ है। ठीक है, C58 यूज़ किया गया है। ठीक है, कितने इसमें पेलोड्स हैं, तो दो पेलोड्स हैं। ठीक है, कौन कौन से, पॉलिक्स और एक्स एस्पेक्ट। ठीक है, पॉलिक्स को किसने डेवलप किया है, तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पॉलिक्स को डेवलप किया है, और स्पेस एस्ट्रोनॉमी ग्रुप ऑफ URSC ने जो है एक्सपेक्ट को डेवलप किया है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी। ठीक है, उसके बाद क्या याद करने या क्या देखने लायक बात है, तो उसके बाद ये है कि इंडिया दूसरा ऐसा कंट्री बना है जो कि एक्सरे रिलेटेड कोई मिशन भेजा है आफ्टर USA ने क्या भेजा था, तो USA ने इमेजिंग एक्सरे पोलरीमीटर एक्सप्लोरर IXPE भेजा था 2021 में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने एक्सरे के बारे में सारी बात देख ली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूरा दिया हुआ है, एक्स एस्पेक्ट लोड जो है ये इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर ने डेवलप किया है। ठीक है, और जो पोलिक्स पेलोड है वो किसने डेवलप किया है, तो वो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने सारी ही बातें देख ली, जो जो भी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पेलोड से रिलेटेड हो, या PSLV C58 से रिलेटेड हो, या एक्सपो का अपने आप में मिशन हो, सेकेंड मिशन हो वर्ल्ड का। ठीक है, तो ये सारी बातें देख ली, और पेलोड्स को किसने किसने डेवलप किया है हम लोग ने ये भी देख लिया। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। साथियों यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब के बारे में कुछ बातें हैं।
तो हट्टी जो है, हट्टी शेड्यूल ट्राइब, उनको कहाँ एसटी का स्टेटस मिला है? तो हिमाचल प्रदेश में हट्टी को एसटी का स्टेटस मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मंथ्स आफ्टर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू नोटिफाइड इंक्लूजन ऑफ हट्टी कम्युनिटी इन हिमाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट ऑन मंडे इशूड नेसेसरी डायरेक्शंस टू ऑल डिपार्टमेंट्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, हत्तीस जो है नए एसटी कहाँ के हो गए हैं? तो हिमाचल गवर्नमेंट के, ये हिमाचल प्रदेश में नए एसटी स्टेटस इनको मिला है। किसको? हट्टीस को, ठीक है, हट्टीस को मिला है, ठीक है। याद रखिएगा, कैसे याद रखेंगे? तो हिमाचल में जाएंगे ना तो हैट पहन के जाएंगे ना, ठीक है। हिम मतलब पहाड़, पहाड़ पे जाएंगे तो हैट पहन के जाएंगे, हैट से याद रखेंगे। जो हट्टीज हैं वो कहाँ की एसटी ट्राइब है, मतलब शेड्यूल ट्राइब है? तो हिमाचल प्रदेश की शेड्यूल ट्राइब है, ठीक है। कुछ बातें शेड्यूल ट्राइब के बारे में देख लेते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 366 क्लॉज 25 जो है एसटीज के बारे में रिकॉग्नाइज करता है, और इनको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इस राइट के अंदर, इस आर्टिकल के अंदर मिला हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 366, ठीक है। अब कौन डिफाइन करता है, कौन इंक्लूड करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि कौन सी ट्राइब या कौन सी कम्युनिटी को एससी स्टेटस दिया जाएगा। ये जो पावर है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पावर है, ठीक है। कोई भी स्टेट अपनी तरफ से नहीं बोल सकता कि हम इसको एसटी स्टेटस देंगे या इस कम्युनिटी को एसटी स्टेटस देंगे, ठीक है। ये पावर किसके पास है? तो ये पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, हु हैज़ द अथॉरिटी टू स्पेसिफाई कम्युनिटीज और ट्राइब्स एज स्केड्यूल ट्राइब बेस्ड ऑन सोशियो हिस्टोरिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल क्राइटेरिया, ठीक है। तो कौन इनको नोटिफाई करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई करता है, ठीक है। कुछ बातें एसटी कम्युनिटीज़ जो हिमाचल प्रदेश में उनके बारे में। तो गद्दी कम्युनिटी है वहाँ पे एसटी हिमाचल प्रदेश में, किन्नौरी है किन्नौर में, ठीक है, गुज्जर है, लाहौली है, ठीक है, लाहौल स्पीति वैली में आते हैं ये, पांगी हैं और कनौरी है। ये किन्नौरी और कनौरी किन्नौर रीजन के हैं, ठीक है। किन्नौर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और गद्दी है और पांगी है, ठीक है। और लाहौली है, लाहौल स्पीति वैली आप जानते होंगे, लाहौल स्पीति वैली, वहाँ पे ये ट्राइब्स जो है पाए जाते हैं, ठीक है। तो एसटी कम्युनिटीज़ हम लोग ने हिमाचल प्रदेश में देख लिया, ठीक है। रीसेंट किसको मिला है? तो रीसेंट हट्टीज़ को मिला है, ठीक है। क्या कैसे याद रखेंगे? तो हिमाचल में जब भी जाएंगे हैट पहन के जाएंगे, हैट पहन के जाएंगे, ठीक है, हैट पहन के जाएंगे, ठीक है। हैट से याद रखेंगे हट्टी कम्युनिटी, ठीक है। हट्टीज़ को नया एसटी स्टेटस मिला है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है साथियों। आशा करते हैं ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। और ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आर्टिकल 366 जो है वो एसटी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इनको कौन आइडेंटिफाई करता है? तो इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है। तो ये आप देखिए कि वृंदावन जो है, वृंदावन गेट्स इंडियाज ऑल फर्स्ट ऑल गर्ल सैनिक स्कूल, ठीक है। तो ऑल गर्ल सैनिक स्कूल कहाँ पे खोला गया है? वृंदावन में, ठीक है। वृंदावन कहाँ है? मथुरा में, यूपी में, ठीक है। यूपी के वृंदावन में खोला गया है पहला ऑल गर्ल सैनिक स्कूल, ठीक है। ऑल गर्ल सैनिक स्कूल कहाँ खुला है? तो इंडिया में खुला है, ठीक है। इंडिया में खुला है, वृंदावन में, ठीक है। अरे सॉरी, इंडिया में तो खुला ही है। इंडिया का पहला ऑल गर्ल सैनिक स्कूल वृंदावन में खुला है। इसको कैसे याद रखेंगे? वृंदा जो है, वृंदा, ठीक है, वृंदा जो है ऑल गर्ल स्कूल में जाती है, ठीक है। ऑल गर्ल स्कूल में जाती है कौन? वृंदा, ठीक है। तो याद रखेंगे वृंदावन जो है इट गेट्स ऑल गर्ल सैनिक स्कूल, इंडियाज फर्स्ट ऑल गर्ल सैनिक स्कूल, ठीक है। वृंदावन में ये खोला गया है, ठीक है। बाकी आप कुछ और कोई जानकारी देखनी हो तो आप पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है कि किस सिटी में इंडिया का पहला ऑल गर्ल सैनिक स्कूल ओपन किया जाएगा, ठीक है। तो वृंदावन में ये काम किया जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट करंट अफेयर ले लेते हैं।
साथियों यहाँ पे न्यूज़ है कि नोबेल पीस विनर जो है मोहम्मद यूनुस साहब वो कन्विक्ट हो गए हैं बांग्लादेश लेबर लॉ केस में, ठीक है। तो आपको ये नहीं जानना है कि क्या पॉलिटिक्स चल रही है यहाँ पे, आपको ये जानना है सिर्फ कि जो नोबेल पीस प्राइज़ विनर साहब है मोहम्मद यूनुस साहब, ठीक है, ये नोबेल पीस प्राइज़ विनर है, ठीक है। 2006 में इनको मिला था माइक्रो फाइनेंस के लिए, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस, ये यहाँ पे देखिए 2006 नोबेल प्राइज़ विनर, ठीक है। तो ये इनको मिला था माइक्रो फाइनेंस के लिए, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस के लिए इनको जो है नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 2006 में। इस मतलब उसी के बाद से, मतलब उसके बाद से नहीं, या अभी उनको क्या हुआ है, अभी इनको कॉन्वर्ट कर लिया गया है, ठीक है। तो इनको देखिए माइक्रो फाइनेंस के लिए जो है पीस प्राइज़ अवार्ड मिला था 2006 में, ठीक है। और ये कहाँ को बिलोंग करते हैं, मोहम्मद यूनुस, तो बांग्लादेश को बिलोंग करते हैं, ठीक है। हो सकता है आपसे ये पूछ लिया अभी कि मोहम्मद यूनुस जो कन्विक्ट हुए हैं वो किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो बांग्लादेश को बिलोंग करते हैं, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस में इनको पीस प्राइज़ मिला था कौन से ईयर में, तो 2006 में इनको अवार्ड मिला था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 2006 में मिला था, किसके लिए, माइक्रो फाइनेंस के लिए, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस के लिए, ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नेशनैलिटी है इनकी, बांग्लादेश। कौन है, मोहम्मद यूनुस साहब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो आपको बताना है हु डिफीटेड इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर कुनेरू हम्पी इन टाई ब्रेकर मैच टू सिक्योर 2023 फाइड वर्ल्ड रैपिड चेस वुमेन्स टाइटल, ठीक है। तो वर्ल्ड रैपिड चेस वुमेन्स टाइटल का अवार्ड किसने जीता है, किसको हरा के, इंडिया की चेस ग्रैंड मास्टर कुनेरू हम्पी को हरा के, ठीक है। तो इंडियन जो चेस ग्रैंड मास्टर है कुनेरू हम्पी, वो किससे हार गई हैं वर्ल्ड रैपिड चेस वुमेन्स टाइटल में 2023 के। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है हु यिफान, सेकेंड ऑप्शन है जू वेंजून, थर्ड ऑप्शन है टैन जोंगोई, और लास्ट ऑप्शन है अनास्तासिया बोंडेनारुक, ठीक है। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत है, आप बस ये देख लीजिए कि कुनेरू हम्पी किससे हार गई हैं वर्ल्ड रैपिड चेस वुमेन्स टाइटल में, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया नहीं एनेस्थीसिया बॉर्डनेरुक, ठीक है। एनेस्थीसिया, ऐसे देख लेते हैं, एनेस्थीसिया बॉर्डनेरुक, ठीक है। एनेस्थीसिया बॉर्डनेरुक जो है उन्होंने कुनेरू हम्पी को हरा दिया है वर्ल्ड रैपिड चेस वुमेन्स टाइटल जीतने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मेल की रैंक है, यहाँ पे मेल की रैंक है, ये मेल सेगमेंट का है और ये फीमेल सेगमेंट का है, ठीक है। तो मेल सेगमेंट में कौन जीते हैं, मैग्नस कार्लसन साहब जीते हैं, ठीक है। किसको हराया है, व्लादिमीर फेदोसीव को, ठीक है। ये रशिया के हैं और ये नॉर्वे के हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुनेरू हम्पी जो है रनर अप रही हैं, ठीक है। सिल्वर मेडल इनको मिला है, और किससे हारी है, तो एनेस्थीसिया से हारी है, ठीक है। एनेस्थीसिया से हारी है, एनेस्थीसिया कौन है, एनेस्थीसिया, ठीक है। एनेस्थीसिया बॉर्डनेरुक, ठीक है। ध्यान दीजिए कुनेरू हम्पी किससे हारी है, तो एनेस्थीसिया से हारी है, ठीक है। कौन हारी है, तो याद रखिएगा कौन हारी है, तो एनेस्थीसिया हारी है, ठीक है। कौन से याद रखेंगे, कुनेरू हम्पी किससे हारी है, एनेस्थीसिया से हारी है, ठीक है। कौन हारी है, तो एनेस्थीसिया वाली हारी है, ठीक है। एनेस्थीसिया ने वैसे तो हराया है, ठीक है, लेकिन इसको याद करने के लिए हम लोग याद रखेंगे कौन हारी है, तो एनेस्थीसिया, ठीक है। एनेस्थीसिया से याद रखेंगे जो हराई हैं कुनेरू हम्पी को वर्ल्ड रैपिड चेस वुमेन्स टाइटल में 2023 के, वो है एनेस्थीसिया बॉर्डनेरुक, जो कि रशिया से आती है, ठीक है। ये यहाँ पे इनकी नेशनैलिटी नहीं लिखा है, ठीक है, ये रशिया से आती है, ठीक है, रशिया से आती है, ठीक है साथियों। और यहाँ पे जो उनके मेल सेगमेंट है उसमें कौन जीता है, तो उसमें मैग्नस कार्लसन ने अवार्ड जीता है, या ये चेस टाइटल, चेस मेंस टाइटल जीता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे करंट अफेयर की ओर अपने। यहाँ पे मंजुला के बारे में कुछ बात है, तो याद रखिएगा ये फेरी क्राफ्ट है, ठीक है। सेवेंथ फेरी क्राफ्ट है मंजुला यार्ड 786 डिलीवर्ड टू इंडियन नेवी, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो इसको बनाया है शालीमार वर्क्स ने, ठीक है। शालीमार वर्क्स लिमिटेड कोलकाता ने इसको बनाया है, ठीक है। और ये सेवेंथ है, ठीक है, सेवेंथ फेरी क्राफ्ट है, ठीक है, सेवेंथ फेरी क्राफ्ट है, ठीक है। रेसिपिएंट कौन है, तो इंडियन नेवी इसके रेसिपिएंट है। किसकी प्रेजेंस में ये डिलीवरी हुई है, तो रियर एडमिरल साहब है दीपक कुमार गोस्वामी, उनकी प्रेजेंस में ये डिलीवरी जो है की गई थी इंडियन नेवी को मंजुला यार्ड की, ठीक है। वेसल के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। तो ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर बनाया गया है, लाइफ स्पैन इनका 25 साल और कैपेसिटी है 250 मैन, ठीक है। किसकी, मंजुला की, मंजुला यार्ड 786, ठीक है। प्रीवियस डिलीवरीज देख लेते हैं, 6 आउट ऑफ 7 फेरी क्राफ्ट डेवलप्ड एट पोर्ट ब्लेयर विशाखापट्टनम एंड मुंबई, ठीक है। ये सब बातें नहीं याद रखनी है, बस ये याद रखिएगा मंजुला क्या है, तो मंजुला है फेरी क्राफ्ट, ठीक है, फेरी क्राफ्ट है मंजुला, ठीक है। मंजुला क्या है, तो फेरी क्राफ्ट है, ठीक है। और इसको किसने डेवलप किया है, तो शालीमार वर्क्स ने डेवलप किया है, ठीक है। शालीमार वर्क्स ने डेवलप किया है, ठीक है। और इनकी कैपेसिटी कितनी है, तो 250 मैन को कैरी करने की इनकी कैपेसिटी है मंजुला की। और लाइफ स्पैन क्या है मंजुला यार्ड 786 का, तो 25 ईयर्स इनका जो है लाइफ स्पैन है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने सारी बातें जान ली जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। साथियों अब हम
लोग बैंकिंग और फाइनेंस करंट अफेयर्स डील करेंगे। अगर आप बैंकिंग एक्सपर्ट नहीं है तो यही वीडियो यहाँ से ड्रॉप करके जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ फॉर्म्ड अ जॉइंट वेंचर नेम सीरियस डिजिटेक इंटरनेशनल लिमिटेड विथ विच कंपनी। ठीक है, तो सीरियस डिजिटेक इंटरनेशनल कंपनी ने किस कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर स्टैब्लिश किया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है अदानी, सेकेंड ऑप्शन है रिलायंस, थर्ड ऑप्शन है महिंद्रा और लास्ट ऑप्शन है टाटा। ठीक है, किस कंपनी के साथ सीरियस डिजिटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने एक जॉइंट वेंचर स्टैब्लिश किया है। तो साथियों इसका सही आंसर है अदानी। ठीक है, अदानी इंटरप्राइजेस के साथ जॉइंट वेंचर साइन किया है सीरियस डिजिटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने। ठीक है, सीरियस डिजिटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने, जो कि एक यूएई की बेस्ड कंपनी है। ठीक है, टू डिप्लॉय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड सिक्योर ब्लॉकचेन प्रोडक्ट्स फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। ठीक है, तो बस ये याद रखिएगा, सीरियस दानी है। ठीक है, दानी जो होते हैं वो सीरियस होते हैं। ठीक है, सीरियस से क्या है, सीरियस डिजिटेक, और दानी से अदानी। ठीक है, तो सीरियस और अदानी के बीच जेवी हुई है, जॉइंट वेंचर स्टैब्लिश हुई है। ठीक है, आपको ये नहीं याद रखना है किस चीज़ के लिए हुई है, हल्का सा देख लीजिएगा कि डिप्लॉय करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। ठीक है, तो याद रखिएगा सीरियस अदानी है। ठीक है, सीरियस कौन होते हैं, तो जो दानी होते हैं, जो दान देते हैं, खूब ढेर सारा फिलैंथ्रोफी करते हैं, दान देते हैं, वो बहुत सीरियस होते हैं। ठीक है, दान को लेके बहुत सीरियस होते हैं दानी। ठीक है, तो दानी बहुत सीरियस है। ठीक है, सीरियस डिजिटेक इंटरनेशनल कंपनी और दानी से याद रखिएगा अदानी। ठीक है, इनके बीच क्या हुआ है, इनके बीच जेवी जॉइंट वेंचर स्टैब्लिश हुआ है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको करंट अफेयर की ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। यहाँ पे ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन की बात हुई है, तो दिसंबर के महीने में, दिसंबर 2023 में जो ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन था वो 3 मंथ लो था। ठीक है, देखिए अक्टूबर में 1,72,000 लाख करोड़। ठीक है, नवंबर में था 1.67 लाख करोड़ और दिसंबर में है 1.64 लाख करोड़। ठीक है, और सितंबर में से पहले था 1.62 लाख करोड़। ठीक है, तो अक्टूबर में सबसे ज़्यादा था, फिर नवंबर में हुआ, फिर दिसंबर में और कम हो गया। ठीक है, तो अक्टूबर से डिक्लाइन होना शुरू हुआ, मतलब अक्टूबर में सही था, फिर नवंबर में डिक्लाइन हुआ, फिर दिसंबर में भी डिक्लाइन हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो कलेक्शन हुआ है वो डिक्लाइन हो गया है। ठीक है, एक ये अच्छा सा ये चार्ट है आपके सामने, आप अपने डिस्क्रिप्टिव में भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर इनके एग्जाम में पूछा जाता है तो भी याद कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जो जीएसटी कलेक्शन है दिसंबर मंथ का वो 1.64 लाख करोड़ है। ठीक है, 1.64 लाख करोड़ है, जो कि 2022-2023 से ज़्यादा ही है। ठीक है, ईयर ऑन ग्रोथ उसकी कितनी हुई है, तो 10% ग्रोथ हुई है, और नवंबर में कितनी हुई थी, तो 15% सबसे ज़्यादा जो है नवंबर में देखी गई थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो देखी गई है जीएसटी कलेक्शन की, वो सबसे ज़्यादा नवंबर के मंथ में देखी गई है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि अप्रैल 2022 में कितना जीएसटी कलेक्शन हुआ है और अप्रैल 2023 में कितना जीएसटी कलेक्शन हुआ है, कितना बढ़ा है। ठीक है, तो अप्रैल 11.6 बढ़ा था। ठीक है, ये पूरा 11% बढ़ा था, फिर 10% बढ़ा था, फिर ये 13, और सबसे ज़्यादा 15% बढ़ा है नवंबर में। ठीक है, नवंबर 2022 में 1.45 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन हुआ था, और नवंबर 2023 में 1.67 लाख करोड़ जो है जीएसटी कलेक्शन हुआ था। तो कितने परसेंट का ग्रोथ देखा गया था, 15.1% का ग्रोथ देखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने टेबल डेसिफर कर ली पूरी। अब हम लोग यहाँ पे कुछ बातें स्टैटिक देख लेते हैं। तो ये जीएसटी जो है, जो जुलाई 1, 2017 को इम्प्लीमेंट किया गया था, क्या क्या रिप्लेस किया है इन्होंने, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस रिप्लेस किया है, लाइक वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एटसेट्रा। ठीक है, टैक्सेबल बेस है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, टैक्स स्लैब स्ट्रक्चर क्या क्या है, 4 टीयर्स हमको आपको पता है। ठीक है, 0% तो कोई टीयर नहीं है, एक 5% का है, एक 12% का है, एक 18% का है, और एक 28% का है। गुड्स कौन टैक्सेबल नहीं है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, अनब्रांडेड फूड आइटम्स, न्यूज़पेपर्स एटसेट्रा। और कौन सी सर्विसेज टैक्सेबल नहीं है, जो एजुकेशनल एंड हेल्थ केयर सर्विसेज है, रिलीजियस एक्टिविटीज़ है, ये सब जो है जीएसटी के बाहर है। ठीक है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें क्या होता है कि जो जीएसटी पे करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है, जो भी रिसीव कर रहा है उसकी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसीविंग टैक्स पेयर टू पे जीएसटी इन सर्टेन केरियर। ठीक है, जनरली ये देखा जाता है कि जो भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है उसको जीएसटी देना पड़ेगा, पर कुछ केसेस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ये देखा गया है कि जो रिसीव करेगा गुड्स को उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसीविंग टैक्स पेयर टू पे जीएसटी इन सर्टेन केसेस, तो ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हो गया। फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट हो
गया। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, जो भी आपको प्रोडक्ट बनाने में जो भी इनपुट आपको यूज़ किया गया था, इनपुट से आपसे टैक्स लिया गया था, वो सारा टैक्स आपको वापस कर दिया जाता है। तो इसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो भी प्रोडक्ट बनाने में मान लीजिए आपने कोई बर्तन बनाया है, तो स्टील आपने खरीदा तो उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ा। फिर आपने कोई और चीज़ खरीदी, क्रोमियम खरीदा स्टील में ऐड करने के लिए, ठीक है, तो उसमें भी आपको टैक्स देना पड़ा। तो इन सारे टैक्स को ऑफसेट करने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है कि जब फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा उसके बाद आपने जितना टैक्स दिया है इनपुट पे वो आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अ मैकेनिज्म टू ऑफसेट टैक्स पेड ऑन इनपुट्स अगेंस्ट आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया। फाइलिंग रिटर्न्स मंथली या क्वार्टरली बेस्ड होती हैं। और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया है, तो ये 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया है, ठीक है। 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 से ये आया है, जीएसटी इंक्लूड किया गया, ठीक है। आपको पता है 100 अमेंडमेंट एक्ट और 102nd अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने जीएसटी के बारे में देख लिया और जीएसटी से रिलेटेड जो भी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन थी वो भी कवर कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच कंपनी बिकेम फर्स्ट इंडियन कंपनी टू केमिकली रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट बेस्ड पायरोलिसिस ऑयल इनटू ISCC प्लस सर्टिफाइड सर्कुलर पॉलीमर्स, ठीक है। बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, आप छोटे में जान लीजिए कि किस कंपनी ने रिसाइकिल किया है सर्कुलर पॉलीमर्स को, ठीक है। सर्कुलर पॉलीमर्स को किस कंपनी ने रिसाइकिल किया है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है टाटा ग्रुप, सेकेंड ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्रीज, थर्ड ऑप्शन है इन्फोसिस और लास्ट ऑप्शन है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ठीक है। तो किसने जो है रिसाइकिल किया है सर्कुलर पॉलीमर्स के बेसिस पे, ठीक है। तो इसका सही आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है पहली इंडियन कंपनी बनी है टू केमिकली रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट बेस्ड पायरोलिसिस ऑयल, मतलब ऑयल को इन्होंने क्या किया है, रिसाइकिल किया है इनटू इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन प्लस सर्टिफाइड सर्कुलर पॉलीमर्स, ठीक है। तो सर्कुलर पॉलीमर्स के अंतर्गत जो है ऑयल को पायरोलिसिस के प्रोसेस से, पायरोलिसिस एक प्रोसेस होता है, तो उसके प्रोसेस से ऑयल को रिसाइकिल करने वाली जो पहली कंपनी बनी है वो बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच बैंक हैज एंटर्ड इनटू को लैंडिंग पार्टनरशिप विद कीसेट्सू साइसेन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड बेस्ड इन बेंगलुरु टू ऑफर MSME लोन्स, ठीक है। तो कीसेट्सू साइसेन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ किस कंपनी ने को लैंडिंग पार्टनरशिप की डेवलप की है आपको ये बताना है, ठीक है। क्या नाम है, किसेट्सू साइसेन फाइनेंस, ठीक है। किसेट्सू फाइनेंस साइसेन फाइनेंस, ठीक है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड ऑप्शन है HDFC बैंक और लास्ट ऑप्शन है आपके सामने एक्सिस बैंक, ठीक है। तो इन चारों में से किस बैंक ने कीसेट्सू साइसेन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ को लैंडिंग पार्टनरशिप की है टू ऑफर MSME लोन्स? तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किसके साथ पार्टनरशिप की है, कीसेट्सू साइसेन फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है। कीसेट्सू फाइनेंस साइसेन फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम है हमारे साथ, देख लीजिएगा, ठीक है। तो कीसेट्सू साइसेन फाइनेंस लिमिटेड के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ये पार्टनरशिप की है, ठीक है। तो याद रखिएगा सेंट्रल सीजन, ठीक है, बस याद रखिएगा सेंट्रल सीजन है फाइनेंस का, ठीक है। सेंट्रल सीजन है किसका, MSME का, सॉरी, ठीक है। सेंट्रल सीजन है MSME लोन्स का, ठीक है। सेंट्रल सीजन है MSME लोन्स का, ठीक है। सेंट्रल सीजन है MSME लोन्स का। सेंट्रल से याद रखेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सीजन से याद रखेंगे सीजन फाइनेंस, ठीक है। ये जो सैसॉन लिखा है इसको सीजन फाइनेंस पढ़िएगा, ठीक है। सेंट्रल सीजन है किसका, MSME लोन्स का। किसके लिए इन दोनों की पार्टनरशिप हुई है, को लैंडिंग पार्टनरशिप हुई है, तो ये हुई है MSME लोन्स के लिए, ठीक है। MSME लोन्स के लिए ये पार्टनरशिप हुई है, ठीक है। सेंट्रल सीजन है MSME लोन्स का, ठीक है। सेंट्रल सीजन है MSME लोन्स का, ठीक है। सेंट्रल से याद रखेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किसके साथ पार्टनरशिप की है, सीजन के साथ। सीजन मतलब सैजन फाइनेंस किसके लिए, MSME लोन्स के लिए, ठीक है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने इंश्योरेंस पेनिट्रेशन से रिलेटेड। तो आपको बताना है IRDAI की एनुअल रिपोर्ट में व्हाट इज द ओवरऑल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन इंडिया फॉर द फिजिकल ईयर 22-23, ठीक है। 22-23 के फिजिकल ईयर के लिए ओवरऑल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कितना है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 4.5%, सेकेंड ऑप्शन है 4%, थर्ड ऑप्शन है 3.5%
और लास्ट ऑप्शन है 3%। ठीक है, तो कितना है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया में, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 4%। ठीक है, तो IRDAI की एनुअल रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है इंडिया का वो रिड्यूस हो गया है फ्रॉम 4.2% इन 21-22 टू 4% इन 22-23। ठीक है, तो 4.2% से घट के ये 4% हो गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। ठीक है, 4.2% से घट के कितना हो गया है, 4% ये हो गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच स्टेट टॉप्स द लिस्ट ऑफ स्टेट्स विद हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स अकॉर्डिंग टू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज डेटा। ठीक है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज डेटा के मुताबिक सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स किस स्टेट में है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है गुजरात, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र और लास्ट ऑप्शन है राजस्थान। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स हैं वो किस प्रदेश में है, किस राज्य में है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सॉरी, महाराष्ट्र। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार वो कहाँ पे हैं, तो वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, 16% लगभग महाराष्ट्र में है। ठीक है, उसके बाद यूपी है और उसके बाद गुजरात है। ठीक है, तो याद रखिएगा मग। ठीक है, जो इन्वेस्टर्स हैं सबसे ज़्यादा कहाँ हैं, तो सबसे ज़्यादा कहाँ इन्वेस्ट किए हैं, तो मग में इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, मग से याद रखेंगे, एम से महाराष्ट्र, यू से यूपी और जी से गुजरात। ठीक है, ये जो इससे पहले था मतलब 2021 में ये गुजरात सेकंड पे था और यूपी थर्ड पे था, पर अब यूपी सेकंड पे आ गया और गुजरात थर्ड पे हो गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मग में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्टर से ध्यान देंगे, इन्वेस्टर्स की बात हो रही है, किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मग में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये क्या है मग, तो ये है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। ठीक है, ये रैंकिंग है पूरी। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। ये देखिए यहाँ पे पूरा चार्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं MUG। ठीक है, MUG याद रखिएगा। ठीक है, एम से महाराष्ट्र, देखिए महाराष्ट्र। ठीक है, सबसे पहले भी महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर गुजरात है। ठीक है साथियों।